टू जेके एग्जाम ट्रैकर एज आई एम योर मेंटर फॉर इंडियन हिस्ट्री। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में एंशिएंट हिस्ट्री और मिडीवल हिस्ट्री को कंप्लीट किया, उसके बाद अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पे शुरू करने जा रही हूँ। अब जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें हमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो पढ़नी है जेके एसएसबी क्लास 4 एग्जामिनेशन के लिए। इससे बाहर आपको जो भी जिस तरह से मैं प्रेजेंट करूँगी चीज़ों को, आपने जस्ट यही पढ़नी है और इसके बाद आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें पढ़नी क्या चीज़ें हैं। फर्स्टली जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हुआ था बंगाल में, अब जो बंगाल रीजन था वहाँ पे ही बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर हुए थे। अब हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स क्यों आए थे इंडिया में, क्योंकि जब यूरोपियंस जो थे वो इंडिया में आते थे ट्रेडिंग करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए ही मोस्टली, क्योंकि इंडिया में इतने सारे रिसोर्सेज थे, क्योंकि सोने की चिड़िया कहा जाता था इंडिया को, क्योंकि यहाँ पे सरप्लस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज थे। तो यूरोपियंस को पता चला, वहाँ से जो ब्रिटिशर्स थे इनको हुआ कि क्यों ना हम भी यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए अपना काम शुरू करते हैं। तो जो बंगाल रीजन था, ठीक है, इंडिया का जैसे ये मैप है, तो यहाँ पे जो बंगाल रीजन है, यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग होती थी, ब्रिटिशर्स जितना भी ट्रेड करते थे, तो उनको पता चल चुका था कि इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग होती थी, लाइक पूरे इंडिया से 40% फ़ायदा होता था ट्रेडिंग का, और बाकी जो 60% है वो बंगाल से आता था। तो ब्रिटिशर्स को ये पता चल चुका था कि जो भी 60% है वो बंगाल जो है एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा उनका करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्हीं सब रीजंस की वजह से यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर हुए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका बनता है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। अब ये सब क्यों हुआ, क्योंकि बैटल्स हो रही थी, ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, किंग और क्वीन जो होते थे वहाँ पे कितनी मतलब प्रॉब्लम्स रह रहे थे, एक तरह से गुलाम बने हुए थे, तो ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था। तो इसलिए यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और फिर रिवोल्ट हुआ 1857 का, जस्ट कि इंडियंस को स्वतंत्रता चाहिए थी, उनको फ्रीडम चाहिए थी। उसके बाद गांधीयन मूवमेंट भी इसीलिए हुए, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडेंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। अब आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है मैं आपको इस तरह से कवर अप करवाऊंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वेन्यूज़ हैं, लीडर्स हैं, उनका सारा कवर अप करवा दूंगी मैं, क्योंकि यही चीज़ें आती हैं, जैसे ईयर, किस ईयर में क्या इवेंट हुआ था, किस लीडर ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया और कहाँ पे उनके वेन्यूज़ थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे डेट्स हैं, इवेंट्स हैं और किन लीडर्स ने उन चीज़ों को किया है, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मैं वो सारा कवर अप करवाऊंगी आपको। अब जो डेट है 23 जून 1757, अब ये जो डेट है इसको एंड ऑफ मिडीवल एरा माना जाता है, कि जो हमारी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा दिल्ली सल्तनत था, ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी आई थी, उसमें कितना डिक्लाइन हो गया था। डिक्लाइन होने की वजह से उन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी, कॉपर को डाल दिया था सिल्वर में, उससे फेस वैल्यू गिर गई थी कॉइन्स की। फिर उन्हें वो सर्कुलेशन, जितने भी उन्होंने सर्कुलेशन में कॉइन्स लाए थे उनको वापस लेना पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे एंड हो गया मिडीवल एरा का, क्योंकि बहुत डिक्लाइन आ गया था वहाँ पे। तो इस डेट को माना जाता है कि ये एंड हुआ था मिडीवल एरा का और बिगनिंग हुआ था मॉडर्न फेज का। यहाँ पे अब मैं आपको कुछ पॉलिटी की चीज़ ऐसी बताऊँगी जिससे आपको आगे वाली चीज़ें थोड़ा क्लियर वे में समझ आएंगी। जो 1600 है, ठीक है, ब्रिटिशर्स को जब पहले यूरोपियंस आते थे ट्रेड करने के लिए इंडिया में, ठीक है, व्यापार करने के लिए इंडिया में आते थे, उनको पता चला कि इंडिया में तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ये तो सोने की चिड़िया की तरह, यहाँ पे तो सरप्लस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे व्यापार करें और अपना फ़ायदा उठाएं यहाँ से। तो उनको पता था 40% तो बाकी एरिया से आ रहा था, 60% बंगाल का जो रीजन था ये बहुत ही यहाँ पे सरप्लस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज थे, तो यहाँ पे ये अपना कब्जा जमाना चाहते थे। तो ये जो चीज़ थी, ठीक है, अब 1600 में यहाँ पे ये आए, ठीक है, ट्रेडर्स बन के आए। क्या बन के आए? ट्रेडर्स, यानी व्यापारी, लेन देन व्यापार करने के लिए आए यहाँ पे। अब ये आए तो ट्रेडर्स की तरह थे। जब ये ट्रेडर्स की तरह यहाँ पे आए तो ब्रिटिशर्स ने भी यूरोपियन की तरह देखा कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, क्यों ना हम इस चीज़ को यूज़ करें। तो यहाँ पे 1606 में ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर हो गए। 1600 में एज ट्रेडर्स आए, ठीक है, उसके बाद उनको पता चला कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो 1606 में ब्रिटिशर्स एंटर हो गए इंडिया में। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स का इंग्लैंड में जो क्वीन एलिजाबेथ थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने एक चार्टर, लाइक एक रॉयल चार्टर था, या उसको एक्सक्लूसिव चार्टर भी कहते हैं, एक शीट की फॉर्म में उन्होंने चार्टर बना के दिया कि वो एक परमिशन टाइप थी कि आप जाके इंडिया में ट्रेडिंग करो, व्यापार करो और वहाँ से पैसा और बाकी चीज़ें
लाओ, ठीक है। तो ये किसने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ ने। रॉयल चार्टर या फिर एक्सक्लूसिव चार्टर कहते थे। अब यहाँ से ही सारी स्टोरी जो है मॉडर्न हिस्ट्री की वो स्टार्ट होती है। आए क्यों थे? क्योंकि उनको पता था कि इंडिया में बहुत रिसोर्सेज हैं और हमें यहाँ से रिसोर्सेज को खींचना है। अब यहाँ पे 1600 और 1606, अब ऐसा तो नहीं हुआ था कि 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी थी 150 साल बाद एकदम से ही सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं था। ब्रिटिशर्स जो है अलग अलग एरियाज़ में लाइक फ्रांस, फिर यूरोप, ठीक है, अफ्रीका, अमेरिका, यहाँ पे भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे और अपना रूल करना चाहते थे। तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पे 1606 से 1757 में 150 साल में एकदम से ही चीज़ें हो गई, बट स्लोली स्लोली वो अदर एरियाज़ में भी अपना फाइट कर रहे थे, वहाँ पे रूल करना चाहते थे। लाइक फ्रांस हो गया, उसके बाद ये हमारा अफ्रीका हो गया, इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे अपने फ़ायदे के लिए। तो 1756 में जो फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन एक वॉर हुई थी अमेरिका में, जब वो अमेरिका में भी जाने लगे कि हम अमेरिका की भी रिसोर्सेज को लूटेंगे, तो वहाँ पे उन्होंने 7 ईयर वॉर किया था जो 1756 से 63 तक चला था, यानी कि एक 7 ईयर वॉर हुआ वहाँ पे। अब ये जो 7 ईयर वॉर, इसको हम 7 ईयर वॉर इन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 57 में, उसी के एक साल बाद बैटल ऑफ प्लासी हुआ बंगाल में, क्योंकि उनको पता था बंगाल में भी इंडिया में अगर 40% अदर एरिया से आ रहा है, बाकी जगहों से 40% हम व्यापार करके फ़ायदा उठा रहे हैं और 60% बंगाल से उठा रहे हैं, तो वो चाहते थे कि हम पहले बंगाल पे अगर अपना कब्जा जमा लें तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के बाकी एरियाज़ में भी अपना रूल करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी किया। उसके बाद 7 साल के बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर इन्होंने किया। 65 में जब इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर को जीत लिया ना, उसके बाद इनको दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स यानी इनका बंगाल पे कब्जा हो गया। बंगाल में कब्जा होने की वजह से इनको सिविल रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन राइट्स मिल गए, यानी कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आने लगा और इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज बढ़ने लगे, ज़्यादा पैसा आने लगा, क्योंकि ये बैटल ऑफ बक्सर को जीत गए थे और इनको दीवानी राइट्स मिल गए थे। उसके बाद ये जो बैटल ऑफ प्लासी है, ठीक है, ये किस तरह से, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, ये एक षड्यंत्र था, एक कॉन्स्पिरेसी थी, ये किस तरह का था, ये कुछ पॉइंट्स हैं कि बैटल ऑफ प्लासी जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये जो हुई थी वॉर, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली जो ये 1757 में ये जो वॉर हुई है बैटल ऑफ प्लासी, यहाँ से इनको इतने रिसोर्सेज मिल गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने रिसोर्सेज वहाँ से ले लिए। बैटल ऑफ प्लासी तो ये हार गए थे, बट इनको इतना 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 सामान और इतना अमाउंट और इतना पैसा मिल गया था कि जब इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर को फाइट किया तो वही चीज़ें यूज़ करके, जितने भी औजार थे, ठीक है, रिसोर्सेज थे, पैसा था, उसको इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में यूज़ किया और बैटल ऑफ बक्सर को जीत के यहाँ पे इन्होंने दीवानी राइट्स को हासिल किया था। ठीक है, दीवानी राइट्स क्या थे? सिविल रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन राइट्स। अब ये जो बैटल ऑफ प्लासी है, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि इसी की वजह से ही बक्सर जो बैटल हुई थी वो इन्होंने जीती थी। हाउ प्लासी ओपन डोर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे बहुत बहुत पैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पे अपना रूल करेंगे, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में भी अपना रूल करेंगे। वॉज प्लेसी विक्ट्री डिसाइसिव, हाँ ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, ये किस तरह से हुई थी ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि जो थी ये, यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि ये ग्रेट बिट्रेयल है। क्यों है? क्योंकि ये जो बंगाल रीजन था ना इंडिया में, यहाँ से इनको 60% पता था कि आ रहा है हमें फ़ायदा। यहाँ पे एक एम्परर थे सिराजुद्दौला, ठीक है, इनका ये जो था मीर जाफ़र, ये इनका सेनापति था। ठीक है, इसने क्या किया मीर जाफ़र ने, इसने रॉबर्ट क्लाइव थे एक, रॉबर्ट क्लाइव के साथ, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के साथ ये मिल गया था, इसने एक कॉन्स्पिरेसी की थी। ऐसे प्लासी का युद्ध जो था वहाँ से इनको रिसोर्सेज हासिल नहीं होती, बट प्रॉब्लम क्या हुई थी कि ये बंगाल का रीजन था, यहाँ पे एक जगह थी फोर्ट विलियम, ये यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कब्जा था इतने रीजन में, यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इतने से रीजन में। यहाँ पे एक फ्रांस की छोटी सी कंपनी थी चंदनपुर में, और यहाँ पे सिराजुद्दौला एम्परर थे। अब उनको पता था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, ठीक है, तो इनका जो सेनापति था मीर जाफ़र, ये रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिशर के साथ मिल गया था, इसने कॉन्स्पिरेसी की, षड्यंत्र रचा और बैटल ऑफ प्लासी से बहुत सारा पैसा निकलवा लिया और बहुत सारे रिसोर्सेज को खींच लिया। तो ये एक डिसाइसिव भी था और ये एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, षड्यंत्र के थ्रू ये एक धोखा भी था। ठीक है, तो उसके बाद ये बैटल ऑफ बक्सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लासी से। ये क्यों है? क्योंकि बक्सर इन्होंने जीती थी और इनको दीवानी राइट्स हासिल हो गए थे, यानी कि इनको और जितना पूरा का पूरा इनका रूल हो गया था बंगाल के ऊपर।
अब जो बैटल ऑफ प्लासी है, ठीक है, और बक्सर है, इसमें इनको यहाँ तक पहले जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो सिर्फ क्या थे, ट्रेड कर रहे थे, ट्रेडिंग राइट्स थे उनको, ठीक है, सिर्फ व्यापार कर रहे थे, व्यापार से पैसा कमा रहे थे। प्लासी तक वो मेयर ट्रेडर्स थे, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स थे। जब बक्सर का युद्ध हुआ, जब बक्सर की लड़ाई हुई, तो उनको टैक्स कलेक्शन राइट्स मिल गए, यानी कि वो पहले ट्रेडर्स थे और फिर ट्रेडर्स से वो रूलर्स बनने शुरू हो गए, ठीक है, रूलर्स की तरफ आ गए, वो रूल करने लग पड़े, उनको पूरा हक हो गया था बंगाल के ऊपर, और फिर वहीं से उन्होंने अदर एरियाज ऑफ इंडिया में भी कैप्चर करना शुरू कर दिया। वाई डिड ब्रिटिशर्स फोकस मोर देन बंगाल देन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि 60% जो हमें प्रॉफिट आ रहा है वो बंगाल से आ रहा है, अगर हम बंगाल रीजन पे कब्जा कर लेते हैं तो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया पे हमारा होल्ड हो जाएगा, हम अच्छे से उस पर रूल करेंगे। वाई इफ ब्रिटिशर लॉस्ट द बैटल ऑफ बक्सर, अगर ये बैटल ऑफ बक्सर जीत नहीं पाते तो इनको दीवानी राइट्स नहीं मिलते, अगर इनका बंगाल पे कब्जा ही नहीं होता तो फिर ये अदर एरियाज़ पे भी अपना रूल नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये सारा था कि प्लासी और बक्सर क्यों है, और इनकी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी मैं आपको करवा रही हूँ, ये एक एक पॉइंट MCQ बनता है, ठीक है। तो ये आपको डेट्स याद रखनी है, और मैंने इस तरह से अरेंज किया है थोड़ा पॉलिटी का कंसेप्ट लाके कि आपको ये चीज़ें याद करने में आसानी हो, ज़्यादा देर तक रिटेंशन हो इसकी सबकॉन्शियस माइंड में आपके, क्योंकि ये डेट्स वगैरह जो होती हैं इसी तरह से याद होती हैं, और इनको मैंने सीरियल वाइज अरेंज किया है, ठीक है। 1600 में वो एज ट्रेडर्स आए, उनको पता चला कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं यहाँ पे। फिर 1606 में ब्रिटिशर्स एंटर हो गए इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1756 में पहले फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में भी एक युद्ध चल रहा था जो अमेरिका में चल रहा था, तो इंडिया में ये सारी चीज़ें हुई इंडिया में, ठीक है। 1757 में प्लासी का बैटल हुआ, युद्ध हुआ। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। 1765 में दीवानी राइट्स आए। अगर फिर भी अभी मेरे ये सब पढ़ाने के बाद भी अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे अपने डाउट को ड्रॉप कर देना। और जैसे कि एक स्टूडेंट है साहिल, उसने कमेंट किया था कि जैनिज़्म जो है अगर एग्रीकल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे तो वो क्या खाते थे, वो प्योरली वेजिटेरियन डाइट पे होते थे। वो सिर्फ कहते थे कि हमें प्लोइंग नहीं करनी है, ठीक है, अर्थ को डिग करके जो अर्थ के नीचे नहीं जाना है, अर्थ से जो अपरूटेड लेवल पे चीज़ें होती हैं वो खाते थे। अब जैसे अंडरग्राउंड चीज़ें हो गई, अंडरग्राउंड जैसे अनियन हो गया, ठीक है, वो सब चीज़ें वो प्रेफर नहीं करते थे, वो नहीं खाते थे ये सब चीज़ें जो अंडरग्राउंड होती थी। दूसरा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था आर्यंस के बारे में कि उनका ओरिजिन कहाँ से है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस पे थ्योरीज हैं, 3 डिफरेंट थ्योरीज हैं कि मे बी वो इंडिजिनस ओरिजिन के थे, ठीक है, कि वो पहले से ही थे, वो माइग्रेट नहीं हुए थे। अब कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि वो माइग्रेट हुए थे, बट अभी तक इस चीज़ पे रिसर्च चल रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपने यही कहना है कि इसकी 3 थ्योरीज हैं और अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग कंसेप्ट है। तो आपको बुक के अकॉर्डिंगली चलना है, ठीक है। जो भी रिसर्च हुई है उससे 3 थ्योरीज आई हैं और वही 3 थ्योरीज के बारे में आपने पढ़ना है। दूसरा आपने बोधिसत्व के बारे में पूछा था, तो बोधिसत्व जो है वो है, बोधि मीन्स एनलाइटमेंट और सत्व मीन्स कि नॉलेज होना, ज्ञान होना, एक क्वालिटी जो होती है वो होता है सत्व। तो बोधिसत्व हो गया कि आपको एनलाइटमेंट हो रही है, ठीक है, आपको एक नॉलेज हो रही है, ज्ञान हो रही है। और बुद्धिज़्म जो था आपका, जो एक और क्वेश्चन था कि बुद्धिज़्म लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बिलीव करते थे, तो येस ऑफ कोर्स वो करते थे बिलीव, बट वो कहते थे कि जो हमारे कर्मास होते हैं ना, तो हम एक लाइफ में उसको डिस्ट्रॉय करते हैं निर्वाणा को अचीव करके। तो आई होप, आई थिंक सो मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपके कवर किए कि जो भी आपने पूछे थे कमेंट सेक्शन में। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद आ गया कि यहाँ पे जो सिराजुद्दौला था, अब प्रॉब्लम क्या हुई कि 1756 में फ्रांस और ब्रिटेन का युद्ध चल रहा था अमेरिका में, जो कि एक 7 ईयर वॉर थी। 1756 से 63 तक जा रही थी वो। अब 63 तक यहाँ पे ये लड़ाई चल ही रही थी कि यहाँ पे प्लासी और बक्सर का युद्ध भी, ये सब चीज़ें भी होने लगी, ठीक है। तो प्लासी वाला युद्ध चल रहा था। अब प्लासी वाले युद्ध में हार तो गए थे, बट इनको क्या लगा ब्रिटिशर्स को, ये जो फोर्ट विलियम एरिया है ना, यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे और यहाँ पे छोटा सा एरिया एक फ्रांस की थी, ठीक है, तो चंदनपुर में। तो इस लड़ाई की वजह से ना, ये जो 7 ईयर वॉर चल रही थी,
यहाँ पे इनको लगा कि कहीं फ्रांस वाले यहाँ भी हमारे साथ युद्ध ना करना शुरू हो जाएं, कहीं इंडिया में भी हमारा इनके साथ फाइट ना शुरू हो जाए, तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। तो क्योंकि यूरोप में भी वो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में युद्ध शुरू हो गया और यहाँ पे चल रहा था, तो फिर इन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे घेराबंदी कर देते हैं। इन्होंने फोर्ट विलियम जो एरिया था ना, उसके चारों तरफ घेराबंदी शुरू कर दी, फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी। तो जब इन्होंने घेराबंदी शुरू कर दी, प्लस इन्होंने अपनी आर्मी को भी बढ़ा दिया, ठीक है। एक तो इन्होंने फोर्टिफिकेशन की, घेराबंदी की, दूसरा इन्होंने आर्मी को बढ़ा लिया कि अगर फ्रांस हम पे अटैक करता है तो हम उस चीज़ के लिए तैयार रहें, रेडी रहें। तो उस चीज़ से सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया कि आप तो पहले, एक तो जो ब्रिटिशर्स थे ना, एक मैं दस्तक पास की बात बताती हूँ आपको कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको एक मुग़ल बादशाह फ़ारूक ने दस्तक पास दिए थे जब वो 1600 में ट्रेड करने आए थे, ठीक है। 1606 में ब्रिटिशर्स एंटर हो गए थे। 1717 में, ठीक है, मुग़ल बादशाह फ़ारूक ने क्या किया था, दस्तक पास दिए थे ब्रिटिशर्स को। उन दस्तक पास से क्या होता था कि ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं पे करना पड़ता था ट्रेड करने के लिए। वो सीधे आते थे, जैसे हम जीएसटी पे करते हैं, ठीक है, कितनी चीज़ें पे करते हैं तो हमें प्रॉफिट कम होता है, तो वो टैक्स नहीं पे करते थे, सीधे ही व्यापार करते थे इंडिया में। कोई आपने टैक्स नहीं देना है, सीधे ही लेन देन हो रहा था चीज़ों का। तो ब्रिटिशर्स ने इसका मिसयूज़ किया, उन्होंने फ़ोटोकॉपीज़ निकाली और बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसका मिसयूज़ किया और उससे ट्रेड किया। टैक्स तो हमारे इंडिया को तो कुछ हो ही नहीं रहा था, इंडिया तो ड्रेन ही हो रहा था एक तरह से। नो टैक्स फ्री ट्रेडिंग, ठीक है, फ्री ट्रेडिंग करने शुरू हो गए थे वो। तो सिराजुद्दौला को लगा कि पहले तुम दस्तक पास का मिसयूज़ कर रहे हो, अब तुम यहाँ पे किलाबंदी शुरू कर दी तुमने और आर्मी को इंक्रीज़ कर दिया तुमने, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से जो सिराजुद्दौला था उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई कि ये सब क्या चल रहा है। तो दस्तक पास, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो क्या है, वो एक पास था जिससे ब्रिटिशर्स फ्री ट्रेड करते थे इंडिया में और उसका मिसयूज़ हुआ था। ये सब चीज़ें आ गई आपकी बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। ये बहुत ज़्यादा, अगर आपका कोई स्टार्टिंग का मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो यही दो बैटल्स हैं जो आपको पढ़नी है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो 1757 में हुई थी और 64 में हुई थी। अब मैं कवर करती हूँ, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जो थे इंडिया के लोग, ठीक है, लीडर्स, उनको हो रहा था कि ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं इंडिया पे, तो उनको था कि हम कुछ ऐसी चीज़ लाएं कि इनको निकालें यहाँ से। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ये कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे ये बनी थी, ये बॉम्बे में बनी थी और 1885 में बनी थी। और इसके साथ ही 2 साल बाद 1885 में ये बनी थी। और हमारा इससे पहले जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, रिवोल्ट ऑफ 1857 हो चुका था, रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो भी चीज़ें हुई थी, ठीक है, तो वो सब रिवोल्ट ऑफ 1857 में आता है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1885 में हुई, ये बॉम्बे में बना। क्यों बना, क्योंकि इनको फ्रीडम चाहिए थी। ये पहला एमसीक्यू बनता है आपका कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की कब इस्टेब्लिशमेंट हुई, वो हुआ 1885 में और कहाँ पे हुआ, बॉम्बे में। क्यों हुआ, फ्रीडम के लिए हुआ, ये सेकेंड एमसीक्यू। देन A.O. ह्यूम जो थे, ठीक है, ये इसके एक ब्रिटिशर वो थे, रूलर थे, ठीक है, ब्रिटिशर रूलर थे A.O. ह्यूम, जो वहाँ पे प्रेजेंट थे। और इंडियन कौन से थे, दादा भाई नारोजी। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो उसका स्थापना हुई थी, उसके लिए 4 मीटिंग्स हुई थी, 4 मीटिंग्स हेल्ड की गई थी। उनके हमें ईयर, मैंने आपको जैसे कि कहा था, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेन्यू वो कहाँ कहाँ पे हुई हैं, वो क्या प्लेसेस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1885 में जब इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट करने का सोचा 1885 में, तो उसी ईयर इनकी पहली मीटिंग हुई थी जिसके लीडर थे W.C. बनर्जी। और वो कहाँ हुई थी, क्योंकि यहाँ पे बॉम्बे में ही हुआ है तो बॉम्बे ही आएगा इसका। उसके बाद 1886 नेक्स्ट ईयर दादा भाई नारोजी ने किया कैलकाटा में, क्योंकि उस टाइम पे कैलकाटा जो थी वो कैपिटल थी इंडिया की। 1887 में बी तैयब जी ने मद्रास में किया और 1888 में जॉर्ज यूर्बे ने इलाहाबाद में किया। होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और जो भी कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स ने डाउट पूछे थे, होप कि वो भी क्लियर हो गए हों। स्टिल अगर कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को तो वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकता है। तो ये सब चीज़ें कवर अप हैं और मैंने इसी तरह से इसको कवर किया है कि ये सारे ही एमसीक्यू आते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड पे होती हूँ। तो अब स्टूडेंट्स आगे उसके क्या कवर अप होता है कि किस तरह से बंगाल पार्टीशन हुई, ठीक है। 1905 में लॉर्ड कैर्जन जो थे, ठीक है, वो वाइसरॉय थे।
तो बंगाल रीजन को इन्होंने क्या कर दिया, जब इनको पूरा हक हो गया, ये रूल करने लगे बंगाल पे, तो इन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक वेस्ट बंगाल और एक ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को इन्होंने नाम दे दिया कलकत्ता, और जिसको उस टाइम पे कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता था, ठीक है, क्या माना जाता था, कैपिटल ऑफ इंडिया। और उसके बाद ईस्ट बंगाल बना दिया क्या, जिसका एरिया का नाम डाल दिया ढाका, ठीक है, इट्स नॉट ढाका, इट्स ढाका। और जो नेम उसके बाद इसका दिया गया बांग्लादेश, और जो ढाका एरिया था उसको कैपिटल ऑफ बांग्लादेश बना दिया गया। 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की एस्टैब्लिशमेंट हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका कि इंडियन मुस्लिम लीग जो था वो कब एस्टैब्लिश हुआ था, वो 1906 में एस्टैब्लिश हुआ था। उसके 1 साल के बाद सूरत स्प्लिट हो गया। कांग्रेस में जो लीडर्स थे, ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो बनी थी फ्रीडम हासिल करने के लिए, स्वतंत्रता लेने के लिए, उन्हीं के जो लीडर्स थे बीच में, उनमें क्या हो गया, एक कन्फ्लिक्ट आ गया, एक तरह से कह दो कि उनके जो सोचने के नज़रिए थे वो बहुत ही एक ग्रुप के अलग थे, एक ग्रुप के अलग थे। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए, उनका पैचअप करने के लिए डॉक्टर रास बिहारी घोष ने सूरत एरिया में एक मीटिंग बिठाई कि इनका पैचअप हो जाए। जो भी कांग्रेस के डिविजन्स हो रहे थे उनको ठीक करने के लिए सूरत एरिया में उन्होंने एक मीटिंग बिठाई। तो इसीलिए इसको सूरत स्प्लिट कहते हैं, क्योंकि ये सूरत एरिया में हुआ था, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और कांग्रेस की पार्टीशन हो गई। अब कांग्रेस की पार्टीशन किस तरह से हुई, उसमें 2 तरह के लीडर्स उभर के आए, जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब जो मॉडरेट्स थे ये था नरम दल, ठीक है, जो कहते थे कि अहिंसा को फॉलो करो, जैसे गांधी हो गए। अब गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु या लीडर माने जाते हैं वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा नरम दिल के होते थे और नरम स्वभाव के होते थे। इनको होता था कि हम मतलब पोलाइटली चीज़ों को हासिल कर लें। और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो गरम दल था, ठीक है, जिसमें लाल बाल पाल आता है, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल में बिपिन चंद्रपाल। इसी में भगत सिंह भी हमारे आए थे, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये एमसीक्यू आ सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले या गांधी किस कांग्रेस जो पार्टीशन हुई थी किस से बिलोंग करते थे, वो मॉडरेट थे, और लाल बाल पाल जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट थे। तो ये जो लीडर्स हैं इनके लिए आपको आ सकता है एमसीक्यू। देन 1909 में मॉर्ले मिंटो बिल पास हुआ था, जिसमें उन्होंने जातिवाद के हिसाब से इलेक्शंस करवाई, ठीक है। तो ये कॉम्युनल इलेक्शंस जो थी बहुत ही ज़्यादा इसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ा था। और 1911 में ये जो चीज़ें हुई हैं, दिल्ली दरबार हुआ, ठीक है, लॉर्ड हेडिंग आए, जो वहाँ पे गेस्ट को बुलाया गया था, ठीक है, वो थे जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी। अब जॉर्ज फिफ्थ मीन्स वहाँ पे मोनार्की सिस्टम होता था, यानी कि एक ही जो राजा होता था उसका बच्चा ही आगे वंशज बनता था। तो ये जॉर्ज फिफ्थ थे और क्वीन मैरी आए थे। और जनगण मन पहली बार दिल्ली दरबार में गाया गया था। और दिल्ली कैपिटल कब बनी थी, वो भी 1911 में बनी थी। दिल्ली कैपिटल पहले कौन सी थी, पहले कलकत्ता थी कैपिटल ऑफ इंडिया, और इसमें 1911 में हमारा दिल्ली को कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। देन उड़ीसा और बिहार, ठीक है, जो बंगाल था उसको स्प्लिट करके, यानी कि जो हमारा कलकत्ता का वेस्ट बंगाल एरिया उसको डिवाइड करके उड़ीसा और बिहार में उसको स्प्लिट कर दिया। तो ये हर एक पॉइंट जो है ये एमसीक्यू में आता है आपके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, होप कि आपको सब समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हो, और जितने भी पुराने आपके डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो कल मैं आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस को आगे ही कंटिन्यू करवाऊंगी। तो गुड लक गाइस, कल मिलते हैं।